तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक नए चैप्टर वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्चिंग किस तरीके से काम करता है। इसके बाद डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के फीचर को देखेंगे। इसके बाद एक ईमेल अकाउंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो भी देखेंगे। और फिर हम लोग ई बैंकिंग को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, ई बैंकिंग को पढ़ने के लिए तीन डायमेंशंस हो सकते हैं। एक तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो, दूसरा आप बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तीसरा आप टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पढ़ रहे हो। हमारा फोकस यहाँ पे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेगा। शुरुआत करते हैं वेब ब्राउजिंग एंड वेब सर्चिंग से। समझते हैं वेब ब्राउजिंग होता क्या है। इससे पहले आपको वेब ब्राउजर को समझना पड़ेगा। वेब ब्राउजर्स होते क्या हैं? दोस्तों, यहाँ पे जो भी आइकन्स आप देख रहे हो ये बेसिकली वेब ब्राउजर्स हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिसे आप पहले से जान रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर। ये जो सारे हैं ये वेब ब्राउजर हैं। इनका काम क्या है? तो ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इंटरनेट की दुनिया से आपको जोड़ते हैं। ठीक है, मेरा अगर इसे मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करते हैं थ्रू द यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक तरीके की यूनिक आईडी होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल क्रोम खोलते हो, अगर आपको गूगल के पेज पे जाना है तो आप www.google.com टाइप करते हो। अब ये जो है ये यूआरएल है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पीछे में एक स्पेसिफिक आईपी होता है जिसे हम लोग आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। दोस्तों, कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आने हैं, इसीलिए ये जो मॉड्यूल है वो इस तरीके से डिजाइंड है जो ताकि जो आपके एग्जाम में सवाल आए वही सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाए। दोस्तों, सब कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की बात कर लें तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ये सारे जो हैं ये पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये सक्सेसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था और इसने बहुत ही अच्छा खासा धूम मचाया, लेकिन समय के साथ ये चल बसा और इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आया जो कि क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है। ये मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये भी क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है। इसके कारण फास्ट परफॉर्मेंस, इनहेंस सिक्योरिटी, डीप इंटीग्रेशन विद विंडोज सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? अब वेब ब्राउजर तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये है आपका लैपटॉप। लैपटॉप में आपने वेब ब्राउजर को डबल क्लिक किया तो एक तरीके से वेब ब्राउजर का पेज आ जाएगा। जैसे मान लो आपने गूगल क्रोम पे डबल क्लिक किया तो ये गूगल क्रोम इस शेप में आएगा और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे बेसिकली आपको एड्रेस फीड करना होता है। ठीक है, आपने टाइप किया www.google.com, ये यूआरएल है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपने फीड किया तो इंटरनेट आपको वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करके एक गूगल का अपना सर्वर होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए ये वेट कर रहा होगा। जो भाई मुझे कोई मेरे पास कोई कुछ अगर इंफॉर्मेशन मांगता है तो मैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। फिर सर्वर के पास क्वेरी जाती है और ये आपको गूगल डॉट कॉम खोल के दे देता है जहां पे आप अन्य वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, क्योंकि गूगल जो है वो बेसिकली एक तरीके का सर्च इंजन है। तो इस तरीके से वेब ब्राउजर काम करता है। जब हम लोग ईमेल के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी आपको किस तरीके से क्वेरी और रिक्वेस्ट को एड्रेस किया जाता है वो भी आप देखोगे। दोस्तों, अब हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउजर्स की बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया था 1990 में। ठीक है, फिर 1993 की बात करते हैं तो मोज़ैक, ये अर्लीस्ट ग्राफिकल ब्राउजर है जो आया था। ठीक है, और इस तरीके से वेब यूजर्स की एक तरीके का एक रास्ता खुल जाता है। दोस्तों, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ऑलरेडी आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अर्लीस्ट ग्राफिकल ब्राउजर है। फिर साल आया 1994। यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर जो है ये पॉपुलर होता है, ऑल ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2000 का दौर आता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने पूरे मार्केट में
एक तरीके से मतलब ये डोमिनेट हो गया था, ठीक है। सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद गूगल क्रोम आता है, और सच पूछो तो इसकी डोमिनेंसी जो होती है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भारी पड़ जाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो जाता है और इसके जगह में माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है। अभी जो ब्राउजर्स हैं वो हैं गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर डोमिनेंस की बात करें तो गूगल क्रोम की ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। उसके बाद वेब ब्राउजिंग के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, एक वेब ब्राउजिंग किस तरीके से काम करता है, अभी जो मैंने समझा है ये आप यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से समझ सकते हो। देखो, ये एक यूजर है, ये अपने लैपटॉप में यूआरएल फीड करता है www.google.com। दोस्तों, google.com एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ भी फीड कर सकता है, कोई भी यूआरएल, yahoo.com या फिर facebook.com, वट एवर, सिंपली क्रैक.com, ठीक है। उसके बाद ये एक तरीके का HTTP रिक्वेस्ट जाता है, इसको तो वेब सर्वर को जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है ताकि फ्लो बना रहे, है ना। इसके बाद ये वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है और ये इसके हिसाब से HTTP रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और जो आपको ब्राउजर पे देखने को मिल जाता है, यानी कि वेब पेज खुल के सामने आ जाता है और आप हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। अब इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, ऐसा है, जो अगर इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। एक तो आप जब HTTP ये सारी चीजें डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको एक HTML देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो ये आपको जो आपका वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को आउटलाइन करके देता है। और जो आइकन्स वगैरह आप देखते हो डिजाइनर, ये सारा डिजाइन का काम है CSS का, ठीक है दोस्तों, जिस जो आपको किसी भी पेज के एस्थेटिक्स को, स्टाइलिंग को सुंदर करके देता है। दोस्तों, CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स, ठीक है। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है, जो वेब पेज में डायनेमिक फंक्शनैलिटी और इंटरेक्टिविटी लेकर आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये काम हो गया जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब ये जो टोटल जितनी जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो वेब सर्वर जो ये सारी चीजें करके आपको दे रहा है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग रेंडरिंग कहेंगे। द ब्राउजर असेंबल्स द फाइनल वेब पेज बेस्ड ऑन HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट विद इन सेकेंड, ठीक है। तो ये कहानी हो गई जो वेब ब्राउजर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अब देखते हैं जो एक ब्राउजर डेटा को किस तरीके से मैनेज करता है। दोस्तों, अगर आपने अपने लैपटॉप में कभी facebook.com खोला होगा, ठीक है, तो फिर क्या करते हो आप, अगली बार जब उसी लैपटॉप में facebook.com खोलते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका पेज दिखा देता है। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ब्राउजर है ये आपके लॉगिन स्टेटस को स्टोर करके रखता है थ्रू द मेथड ऑफ कुकीज। अब इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है जो आपको बार बार इंफॉर्मेशन एंटर करनी नहीं पड़ती और आप आसानी से वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। अब घाटा क्या है, घाटा ये है जो हैकर्स की नजर इस पे होती है, ठीक है। वो कुकीज के इंफॉर्मेशन से कभी कभी आपके लॉगिन पेज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो हो गई हैकिंग। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसके हम लोग फिशिंग कहते हैं, फिशिंग विद P, ठीक है, नॉट FISHING, फिशिंग नहीं, फिशिंग। इसमें क्या होता है ना, जो आपको एक नकली सा वेब पेज बना के दे देंगे जो कि सिमिलर होगा असली वाले वेब पेज से। जैसे फेसबुक नकली वाला होगा, ठीक है, इसके URL में एक छोटा मोटा चेंज होगा, facebook.com की जगह पर facebook.tpu या फिर कुछ और होगा, और दिखने में बिल्कुल फेसबुक की तरह होगा। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे और ये इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगी। इस मेथड को हम लोग कहते हैं फिशिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली आपसे हमने इंफॉर्मेशन उगलवा लिया। यहाँ तो हमने हैक किया है, कुकीज को हैक करके इंफॉर्मेशन निकाला है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपसे ही उगलवा लिया। अब ये जो वेब पेज देख रहे हो, इसका लिंक मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा, और आपको लगेगा जो सही में कोई फेसबुक की क्वेरी है, और आप डिटेल डाल दोगे। डिटेल डालते ही ये सारी चीजें मेरे पास पहुंच जाएंगी, और इसके बाद
मैं आपका फेसबुक अकाउंट इस तरीके से हैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कुकीज। इसके अलावा कुकीज के और भी कुछ उपयोग हैं जो आजकल मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये? आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा ये लिखते हुए, जो एक्सेप्ट कुकीज, है ना। अब इसमें ये क्या होता है ना, जो कंपनीज जो होती हैं वो आपके कुकीज से डेटा ले सकती हैं ताकि आपकी ब्राउजिंग के पैटर्न को वो समझ सके और इसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को आपको सजेस्ट कर सके। ठीक है, आजकल सारी वेबसाइट्स ऐसा करती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब कैश क्या है दोस्तों? कैश को हम लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम जब पढ़ा था, सिस्टम बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स, वहां भी देखा था। इसके अलावा यहाँ पे ब्राउजर में भी कैश होता है। ये क्या होता है? तो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फाइल्स आर स्टोर्ड टू इंप्रूव लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कैश मेथडोलॉजी का, कैश स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ब्राउजर्स यूज HTTPS टू इंश्योर सिक्योर डेटा एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो HTTP जो ये रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज रिक्वेस्ट, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होता है। इसको सिक्योर्ड बनाता है HTTPS। अब क्या डिफरेंस है? तो इसमें SSL सर्वर लगा हुआ है। बेसिकली एक तरीके की ये लेयरिंग है जिसे हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड सॉकेट लेयरिंग। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग SSL कहते हैं। अब इसका काम क्या है? जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वेब पेज के लिए, ये सिक्योर्ड मेथडोलॉजी के साथ जाएगी, यानी कि इनक्रिप्टेड मेथडोलॉजी के साथ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आपने गौर करा होगा, या फिर आप करना, जो यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है, ये बेसिकली सिक्योरिटी को दिखाता है। कभी कभी जब HTTP होता है तो आपका सिस्टम एरर दे देता है, जो ये वेब पेज जो है या फिर ये जो वेब सर्वर है, ये सेफ नहीं है। ठीक है, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर पीछे हटना चाहेंगे? FTP क्या होता है? तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है फॉर फाइल ट्रांसफर। अब ऐसा है, जो आपके सिस्टम में एक फाइल है जिसको आपको कहीं भेजना है, ठीक है, या तो आप वेब पेज पे भेज रहे हो या फिर आप कहीं से मंगवा रहे हो, तो ये FTP को फॉलो करता है। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है। अब पूरा का पूरा फाइल तो उठ के नहीं चला जाएगा ना, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन, अब फिर जाके इसे असेंबल करना पड़ेगा, यही सारी इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर फॉर्मेट। इसे हम लोग FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसमें FTP सर्वर भी इन्वॉल्व होता है। FTP सर्वर का काम क्या है? जो ये फाइल ट्रांसफर है उसको स्मूथ बनाए। तो बेसिकली ये रहा FTP सर्वर। मान लो आपने फाइल भेजा, ये पहले FTP सर्वर के पास गया, ठीक है, और सिक्योर्ड वे में फिर ये सेंडर रिसीवर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये आपने FTP भी समझ लिया। अब SMTP और POP ये क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विसेज। इसका इस्तेमाल ईमेल सर्विसेज में होता है। अभी हम लोग जब ईमेल के बारे में पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं वेब ब्राउजर्स के, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे इमेज में देखो, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। अब आप कहोगे जो गूगल तो भाई ब्राउजर है। दोस्तों, ब्राउजर इसका एक फीचर है, और बेसिकली गूगल जो है इसके पास सर्च इंजन भी है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। याहू का भी अपना सर्च इंजन है। यांडेक्स भी सर्च इंजन है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आ जाएंगे, जो यांडेक्स क्या है, याहू क्या है, बिंग क्या है, गूगल क्या है ना, इस तरीके से सवाल आपसे पूछ देंगे। सर्च इंजन का काम क्या है? जब आप इसमें कोई भी चीज सर्च करोगे तो ये थ्रू द मेथड ऑफ क्रॉलिंग बहुत सारे वेब पेज आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, और जो वेब पेज पहले आएंगी वो SEO होंगे, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। वेब ब्राउजर हम लोगों ने देखा www डॉट करके जब URL डालते हैं और जब एंटर दबाते हैं तो ये एक वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन फेच करता है। सर्च इंजन का काम क्या है? जब आप कोई भी चीज सर्च करोगे तो इसके हिसाब से ये बहुत सारे वेब पेज को सजेस्ट करता है। ये सर्च इंजन का काम है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं जो कि वेब ब्राउजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है Control T। ठीक है, मैक अगर आप यूज कर रहे हो तो Command T, इसका मतलब ये होता है जो आप एक नया टैब खोलने वाले हो। Control W की बात करें तो आप करंट टैब को बंद कर दोगे, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछता है। Control+Shift T, रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। Control L, फोकस ऑन द एड्रेस बार। Control D की बात करें तो बुक मार्क द करंट पेज, ये आपको पता होना चाहिए। बुक मार्किंग क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं गूगल पे सिंपली क्रैक सर्च करता हूँ,
और सिंपली क्रैक के वेबसाइट पे मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जो मुझे पसंद आ रहा है, इसका एक अपना यूआरएल है, ठीक है। अब मुझे ये बार बार स्टोर नहीं करना होगा, मैं सिर्फ कंट्रोल डी दबाऊंगा और ये बुकमार्क हो जाएगा। बेसिकली जब मैं बुकमार्क ओपन करूंगा, जो कि वेब ब्राउजर में ही ये फीचर होता है, तो इसमें मुझे ये दिख जाएगा जो मैंने सिंपली क्रैक का एक बुकमार्क सेव करा है, ठीक है। इसके अलावा F5 और कंट्रोल आर, ये क्या है, तो ये करंट पेज को रिफ्रेश करके देता है, ठीक है। बेसिकली ये फिर से वेब सर्वर को क्वेरी भेजता है और उसके बाद रिक्वेस्ट जनरेट करके देता है। कंट्रोल F क्या होता है, तो आपके करंट पेज में कुछ भी अगर आपको ढूंढना है तो आप कंट्रोल F दबाते हो। वेब सर्चिंग क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया, वेब ब्राउजर्स जो होते हैं ये आजकल सर्च इंजन के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल, बिंग, ये जो है ये डिफॉल्ट, बिंग तो आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा एज में, एज ब्राउजर में। गूगल का अपना ब्राउजर में सर्च इंजन लगा हुआ होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा डक डक गो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाएगा, जो डक डक गो क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्च इंजन है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एडवांस्ड सर्च टेक्निक्स कुछ हैं, जो कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करना है तो आपको ये वाला कोट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई सर्टेन वर्ड एक्सक्लूड करना है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा थ्रू सर्च। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर साइट में ढूंढनी है तो आपको वो साइट का नाम इस चीज ये लिखने के बाद SITE डॉट, ये जो डबल डॉट इस कॉलन जो होता है ये लगाने के बाद आपको सर्च करना है, वो पर्टिकुलर साइट से ही इंफॉर्मेशन सर्च करके देगा, ठीक है। चलिए अब ब्राउजर की सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो कैसे आप करोगे। देखो ऐसा है ना, जो ब्राउजर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको ये इसमें आपको हमेशा आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स लेने चाहिए, ताकि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इसको मिलते रहे, सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहे और ये वल्नरेबिलिटी जो है इसकी कम हो जाए। अब एक नया फीचर आया है इनकॉग्निटो और प्राइवेट मोड। इस ये क्या करता है, ये आपके सिस्टम में कुकीज को सेव नहीं करता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव नहीं करता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बार बार लॉग इन होना पड़ेगा, ठीक है। फिर एड ब्लॉकर्स एंड पॉपअप्स जो आते हैं, ठीक है, जो कि मैलिशियस कंटेंट को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। अब पॉपअप क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसा है, आपने कोई वेब पेज खोला, अब इस वेब पेज में इस तरीके की जावास्क्रिप्ट लगी हुई है जो आपके सामने कोई पॉपअप ये जनरेट करके देगा। तो जब आप एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करोगे तो ये इन सभी को रोकने का काम करेंगे। या फिर एक और फीचर होता है जावास्क्रिप्ट को स्टॉप कर देने का। एज सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो आ रहा है उसके साथ साथ कुछ अलग से ही सिक्योरिटी फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन, ट्रैकिंग प्रिवेंशन, सैंड बॉक्सिंग, ये है आपको बेटर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए है। दोस्तों सैंड बॉक्सिंग क्या होता है ये जान लो। सैंड बॉक्सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सैंड बॉक्सिंग ये है, जैसे मान लो आप एक सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी वेबसाइट पे जाना है, आपको पता है जो ये वेबसाइट सेफ नहीं है, आप क्या करोगे, इसको सैंड बॉक्स में खोलोगे। सैंड बॉक्स क्या होता है, ये सिस्टम में ही आपके लैपटॉप में ही एक तरीके का ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा। तो फिर जो भी चीजें होंगी, मान लो इस वेबसाइट से इस पे वायरस आ गया आपके सिस्टम में और सैंड बॉक्सिंग आपने कर रखी है, बेसिकली आपने इस फाइल को सैंड बॉक्स के मेथड से खोला है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में खोला है, तो ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को परेशान करेगा, आपके ओवरऑल पीसी को परेशान नहीं करेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए कुछ ब्राउजिंग इंटरफेस के एवोल्यूशन को देख लेते हैं। दोस्तों जो कुछ शुरुआती ब्राउजर्स थे वो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स थे। फॉर एग्जांपल लिंक्स, जहाँ पे आपको रिजल्ट भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आया ग्राफिकल ब्राउजर्स, इसमें आपको पहला नाम मोजाइक आपको देखने को मिलेगा। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आ चुके हैं और आते रहते हैं। फिर नेटस्केप ने धूम मचाई, कहने का मतलब नेटस्केप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ थ्रू इट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली नेचर के होने के कारण। फिर अब जो नए ब्राउजर आ रहे हैं इसमें वॉइस कमांड, जेस्चर कंट्रोल, ये सारे चीज जो है ये ब्राउजर में इंटीग्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे गूगल क्रोम खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक तरीके से माइक का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके बोल के भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों आपके सिलेबस में डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग करके इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डाउनलोडिंग क्या होता है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हो फ्रॉम द वेब सर्वर, यानी कि वेब सर्वर टू लोकल मशीन। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएगा, जो कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू लोकल मशीन इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, फाइल ट्रांसफर, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आंसर इज डाउनलोडिंग।
अपलोडिंग क्या होता है? तो कॉपिंग डेटा फ्रॉम द लोकल डिवाइस, मतलब आपके सिस्टम से आप इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर पे भेज रहे हो। जैसे मान लो आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, मान लो ये जो लेक्चर है ये आपको आपके कोर्स वाले ऐप पे अपलोड होना है, ठीक है? तो ये मैं पहले अपलोड करूंगा और उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो स्ट्रीमिंग या फिर डाउनलोडिंग। मेमोरी यूजर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें डाउनलोडिंग में यूजर के डिवाइस का मेमोरी का इस्तेमाल होता है, और अपलोडिंग में वेब सर्वर के मेमोरी का इस्तेमाल होता है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो डाउनलोडिंग में आपका एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है, और अपलोडिंग में पब्लिक फाइल एक्सेस होता है। ये ट्रांसफर स्पीड आपको डाउनलोडिंग में हाई होती है, अपलोडिंग में लो होती है। उसका डेटा फ्लो की बात कर लें तो वेब सर्वर से डेटा यूजर डिवाइस तक जाता है, इस तरीके से डेटा आता है। अपलोडिंग में इसका उल्टा, ठीक है। अब कुछ ईमेल अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों ये ईमेल अकाउंट, ईमेल काम कैसे करता है, ठीक है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। जो ईमेल जो होता है वो बेसिकली आपको मैसेजिंग का आदान और प्रदान, बेसिकली कम्युनिकेशन होता है। ऐसे भी सवाल, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। दोस्तों अगर आपको ये समझना है जो ईमेल कैसे काम करता है, तो इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। जैसे ईमेल क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल आउटलुक एंड जीमेल। अब आप वेब ब्राउजर पे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ढूंढ रहे हो, इसके लिए आपको स्पेसिफिक क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, जिसमें आपको आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सारे के सारे ईमेल क्लाइंट हैं। बेसिकली यहीं पे आपको आपको ईमेल अपना देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे आप ईमेल को कंपोज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। और एक ईमेल सर्वर होता है जहां पे आपके ईमेल अकाउंट्स एंड मैसेज को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि आप ईमेल सर्वर से ईमेल क्लाइंट के थ्रू इंफॉर्मेशन को मंगा सको या फिर भेज सको, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं? तो एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है ना, जो ईमेल को अगर आपको सेंड करना है कहां से, तो क्लाइंट टू द सर्वर एंड बिटवीन द सर्वर्स, ठीक है, एसएमटीपी, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। उसके बाद आईमैप क्या होता है? ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं। अलाउ एक्सेस टू ईमेल्स ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग। तो बेसिकली अगर ईमेल क्लाइंट को कुछ ऐसे ईमेल चाहिए होंगे, वो सीधे सर्वर पे से ही वो एक्सेस कर लेगा, और इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सर्वर से ही यहीं पर डिस्प्ले करके आपको दे देगा, और मल्टीपल डिवाइस पे ये सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 क्या होता है? तो ये ईमेल सर्वर से आपको डाउनलोड करके लोकल पीसी में भेजता है, ठीक है, और सर्वर से हटा देता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब इसको आपको अच्छे से मैं समझाऊं तो किस तरीके से आप समझो। देखो ऐसा है, जब मेरे पास था एक जीमेल अकाउंट, ठीक है, अब जीमेल अकाउंट को यूज करने के लिए और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए मैंने अपने पीसी में आउटलुक डाला। ये क्या है? तो एक तरीके का ईमेल क्लाइंट है। अब ये क्या करता है, ये अगर मान लो POP3 का इस्तेमाल कर रहा है मेरे ईमेल के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे बस अपना क्रेडेंशियल इसमें दे देना है। अब ये आउटलुक क्या करेगा, जीमेल से सारी इंफॉर्मेशन को सिंक कर लेगा, ठीक है। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन आउटलुक पे रहेगी, हाँ जीमेल पे रहेगी, वो आउटलुक पे भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा, अगर मैं POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव कर रहा है, तो ये आपको सर्वर से ईमेल को डिलीट भी कर दे रहा है ताकि स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल भेजते हो तो कैसे भेजते हो, ठीक है। आप मान लो सेंडर हो, आपने ईमेल भेजा तो वो सेंडर मेल सर्विस के पास गया, ठीक है, फिर वो इंटरनेट पे गया, ठीक है, और इंटरनेट के तरफ से, इंटरनेट से वो रिसीवर के मेल सर्विस के पास गया, और उसके बाद रिसीवर के पास आया, ठीक है। यानी कि जब आपने ईमेल भेजा, ठीक है, तो द क्लाइंट कनेक्ट्स टू द SMTP सर्वर, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, एंड सेंड्स द ईमेल यूजिंग TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद आपको द SMTP सर्वर फॉरवर्ड्स द ईमेल टू द रेसिपिएंट ईमेल सर्वर, ठीक है। अब यहां से ये रेसिपिएंट ईमेल सर्वर के पास भेज देगा। अब आपको ईमेल कैसे रिसीव होगा? द रेसिपिएंट सर्वर स्टोर्स द ईमेल इन द यूजर्स मेल बॉक्स, जो कि आपको सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। द रेसिपिएंट एक्सेस द ईमेल वाया IMAP और
POP3, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, इसी दोनों का इस्तेमाल वो कर सकता है। अगर सर्वर से ही सारा इंफॉर्मेशन ले रहा है विदाउट डाउनलोडिंग तो IMAP, अदरवाइज अगर डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर दे रहा है तो POP3। ठीक है, IMAP कीप्स द ईमेल ऑन सर्वर व्हाइल POP3 डाउनलोड्स इट। अब ये जो ईमेल जा रहा है तो इसकी सिक्योरिटी भी चाहिए होगी ताकि वो इंटरनेट पे आसानी से जा सके और इसका एक्सेस सिर्फ यूजर को ही हो। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS का इस्तेमाल करते हैं। इनक्रिप्ट्स ईमेल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ईमेल इंस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल होता है ताकि ऑथेंटिसिटी और प्राइवेसी बनी रहे। अब आप ईमेल के कंपोनेंट्स को समझो। सबसे पहले समझो सब्जेक्ट लाइन। जैसे मान लो आपको किसी को ईमेल भेजना है, आपने जीमेल पे गए और कंपोज पे क्लिक किया। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स सामने आता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है तो आप किसी को ईमेल भेज सको। सबसे पहले टू लिखा होगा। टू में क्या लिखोगे तो इसमें उस व्यक्ति का एड्रेस लिखोगे जो आप जिसको ईमेल भेजोगे। मान लो आप ये हमें भेज रहे हो तो simplycrack@gmail.com, है ना। सिंपली क्रैक क्या है तो ये यूजर नेम है। @साइन हो गया। जीमेल क्या है तो ये वेब मेल सर्वर है ना। और .com क्या है तो ये डोमेन है। तो ये सारे जो हैं ये आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर यही ईमेल आपको किसी और को भेजनी है तो आप CC यानी कि कार्बन कॉपी में बाकी के नाम भी भेज दो। ये सारी की सारी ईमेल सभी को मिल जाएंगी। लेकिन आप ये चाहते हो जो नहीं, दूसरे को ये ना पता चले जो मैंने ये ईमेल किसी और को भी भेजी है, तो इसके लिए आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करना होगा यानी कि BCC। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सैल्यूटेशन यानी कि हाई वगैरह जो लिखते हो, उसके बाद ईमेल बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। और अगर इफ इन केस अगर कुछ अटैच करके भेजना हो तो आप अटैच करके भेज सकते हो। उसके बाद ईमेल को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है तो थ्रू फोल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके मेथड से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वाले को आप फ्लैग कर सकते हो, है ना, और जो फालतू वाले हैं उसको आर्काइव भी कर सकते हो। दोस्तों आजकल जो ईमेल क्लाइंट्स जो होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली स्पैम ईमेल को छांटने के लिए एक अलग से फोल्डर आता है जिसमें जितने भी स्पैम ईमेल्स हैं वो उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो इफ इन केस अगर कोई ईमेल ऐसा है जो आपको लगता है स्पैम नहीं है तो उसमें मार्क्ड एज नॉट स्पैम भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी की बात करें तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आजकल न्यूज में आ रहा है बहुत बार और आजकल अच्छा फीचर है। UPSC प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ चुका था। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। कहने का मतलब एक तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, इसके अलावा अगर कोई आप डिवाइस यूज कर रहे होगे वहां से भी आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। ठीक है, फिशिंग अवेयरनेस आपको रखना होगा। फिशिंग कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ईमेल भेज दिया जो प्रिटेंड करेगा जो ईमेल आपको या तो फेसबुक से आया है या फिर आपके बैंक की तरफ से आया है, और उसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन में जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डालोगे ये इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगा और उस मेथड से वो लॉगिन करके आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, उसके बाद कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जीमेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करें, नई ईमेल कंपोज करनी है तो C है, रिप्लाई करना है तो R है, रिप्लाई ऑल तो A है, फॉरवर्ड ईमेल F, सर्च ईमेल तो आपको /। उसके बाद आर्काइव करना है कोई भी ईमेल तो E है, डिलीट ईमेल करना है तो # है। मार्क्ड एज स्पैम की बात करें तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। आउटलुक के भी कुछ हैं। न्यू ईमेल Ctrl+N, रिप्लाई करना है Ctrl+R, फॉरवर्ड करना है Ctrl+F, सर्च करना है Ctrl+E। ये सारे आउटलुक के हैं। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होने चाहिए। ये दोस्तों जीमेल का इंटरफेस है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया इनबॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको लेबल्स, कैटेगरीज, सर्च बार, ये सर्च बार हो गया, है ना, और ये साइड पैनल है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बबल आपको देखने को मिलेगा। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब ई बैंकिंग की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ई बैंकिंग की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर की बात की, सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर, ये फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाता है और फिर ट्रांसमिट किया जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इंक्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यूजर ऑथेंटिकेशन की बात कर लेते हैं तो एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। ठीक है, जिसमें मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, पासवर्ड आपकी OTP हो गया। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही हो सकता है और लिमिटेड पीरियड के लिए ये एक्टिव होता है। यूजर नेम पासवर्ड
ठीक है, ये बेसिकली क्रेडेंशियल्स होते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप की बात करें तो बैंकिंग में आपको एनईएफटी ट्रांजैक्शन होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, उसके अलावा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि रियल टाइम ट्रांसफर को दिखाता है ऑन ग्रॉस बेसिस। उसके बाद आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ये सारे फुल फॉर्म आपको बस पता होने चाहिए। और जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे खरीदारी करते हो तो वो आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं, वहां पे आप पेमेंट गेटवे के थ्रू, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसे हम लोग पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Which of the following is the maximum file size that can be attached to an email message in Gmail? The right answer is 25 MB। ये मैंने आपको क्वेश्चंस में ही कराने का सोचा था, यही है जो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। What should you click to choose the date for sorting in Gmail? अगर आपको ईमेल Gmail में डेट सॉर्ट करना है तो आप किस पे क्लिक करोगे? तो the date within field. When the sender and the receiver of an email are on a same system, we only need two user agents। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द वेब ब्राउजर? इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है फेसबुक, ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये सोशल मीडिया साइट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल? द राइट आंसर इज नेटस्केप। जैसा कि हम लोगों ने देखा, सबसे पहले आया था जीयूआई के साथ मोज़ैक, उसके बाद पॉपुलर हुआ नेटस्केप। नेटस्केप यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ऑब्सोलीट हो रखे हैं, मतलब ये अब प्रैक्टिस में नहीं है, फिर भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं तो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब? ठीक है, वेब ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन द गूगल सर्च इंजन? जब आप F5 दबाते हो तो पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये फिर से अपनी क्वेरी भेजता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर इसी के हिसाब से रिक्वेस्ट भेजता है, रिजल्ट भेजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? इसमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ठीक है, सारे के सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, है ना। Some cookies are automatically recreated after a user has deleted them. These are called zombie cookies। ठीक है, जो आपको नाम से ही लग गया होगा। Which of the following option can be pressed to create a new email message in Gmail? अब कंपोज करोगे तो इसके लिए आपको कंपोज दबाना पड़ेगा, है ना। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस? दोस्तों हम लोगों ने देखा जो किस तरीके से वेब सर्वर सारी इंफॉर्मेशन आपको भेजता है थ्रू रेंडरिंग इंजन। ठीक है, जिस पेज में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट ये सारे लग के पेज पे आते हैं, ये सारा का सारा काम रेंडरिंग इंजन का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू बुक मार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर? द राइट आंसर इज कंट्रोल D। Dash was the first browser to display image in line with text instead of displaying images in a separate window। यहाँ पे बात हो रही है मोज़ैक की। ठीक है, which of the following is a web browser created and developed by Microsoft? इसमें कौन सा है? The right answer is Edge। Which of the following folders is used to store deleted emails? अब कौन से अगर आपने कोई भी ईमेल डिलीट कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? तो फिर जो ईमेल क्लाइंट का जो रिसाइकल बिन होता है उसे हम लोग ट्रैश कहते हैं। ठीक है, तो यही सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं आपसे।